फिर एक बार सभी को दोपहर का नमस्कार। जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जो लोग नज़दीक बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आज वैसे देखो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को तो हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा। कल काफ़ी कुछ हमने बताया भी आपको। मैं इसलिए रिकॉर्डिंग पे क्वेश्चंस का डायरेक्शन बता देता हूँ कि दोबारा जब आप सुने और आपको लिखने की इच्छा करें, थोड़ा क्लू आपके पास हो। आप ऐसे सोचिए हमेशा कि जो जानकारी क्लास नोट्स में है या बिपिन चंद्रा, उसके अलावा तो हमें जानकारी लेनी नहीं है हमें। हमने एक मैटर प्रोवाइड भी किया है, बट उस मैटर के लिए भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं अभी। वो तो जहां आपको लगेगा कभी कोई गैप है, अच्छा ये चीज कैसे करना, क्या करना, उस गैप को भरने के लिए वो उपयोगी होता है। कभी कभी लगता है ना, सिलेबस को जरा उंगली पकड़ के देखें हम, कहां कहां कौन कौन से टॉपिक हैं। उन सारे टॉपिक पे आपको कंटेंट वहां पे एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाएंगे। ठीक, उसके लिए होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये सब कुछ नहीं काम आने वाला। एग्जामिनेशन हॉल में केवल आपकी बुद्धि काम आएगी। रोज कुछ ना कुछ बुद्धि को चलाने के लिए मजबूर करते रहते हैं आपको हम। बुद्धि को चलाना है ना। मेरे पास जो जानकारी है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे जितनी कठिनाई हो। ठीक, अलग से कहां से हम जानकारी लाएंगे, हम तो उसी को डेवलप कर रहे हैं। और जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको हॉलिस्टिक बता रहा हूं, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। उस टॉपिक को कंप्लीट कवर करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में ऐसे डिस्कशन जारी रहेंगे, दो चार क्वेश्चंस के। अब बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, बस 57 का अलग से नहीं कराया है, क्योंकि 57 के नेचर में ही 6 7 8 प्रश्न थे। किसी दिन आप रिवीजन करके आएंगे तो 2 4 5 सवालों को और ले लेंगे 57 में भी हम। जो नेचर मैंने कराया था उसी में 5 7 प्रश्नों को डिस्कस करा दिया था हम। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें 5 7 प्रश्नों पे हम लोग बात करते हुए ना चल रहे हो अभी। क्लियर ना। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे पकड़ बनाए रखनी है, याद रखना है, समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी चुनौती आ रही तो चुनौती बस इतनी है कि हम अपनी जानकारी और क्वेश्चन के बीच तारतम्य नहीं बिठा पा रहे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस पकड़ के बियॉन्ड हो 20 30 सालों में किसी टॉपिक में। वो वरीड होने वाला बात नहीं है, वो तो डिस्कशन से चीजें क्लियर हो जाएंगे। बट 95 99% क्वेश्चंस आपके दायरे में रहेंगे। जहां बन जा रहा है वहां गुड, जहां नहीं बने कोशिश करके देखिए। सबसे ज्यादा कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन को तोड़ करके, टुकड़ों में बांट करके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए उससे आप। आपको याद होगा ना मेथड, पहली बार पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। कल क्योंकि लास्ट में समय थोड़ा कम था तो हमने तेजी से 5 7 क्वेश्चंस पढ़ दिए थे। बट पढ़ के डायरेक्शन देखा होगा आपने, पढ़ रहा हूं मैं इसमें ये कह रहा है। जिस समय आपने क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने में आप सहज हो गए, उत्तर तो समझो बहुत आसानी से आप दे दोगे। फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना और जो पूछा जा रहा है उसको समझना। तो जरूरत पड़ने पे आप अच्छा खासा समय दीजिए। कुछ शब्द समझ में नहीं आए, थोड़ा बहुत गूगल की मदद लिया करिए आप। जो शब्द, जैसे कल हमने आमूल परिवर्तनवाद आपको बताया, तो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द आपको बताए जाएं कभी कभी तो आप उसको नोट करिए, इसका मतलब क्या होता है। कल किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी तो आ सकता है वो। पीवाईक्यू करने से 50 100 ऐसे कीवर्ड्स पकड़ में आ जाते हैं जो यूपीएससी पूछती है। ठीक, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पश्चिमी प्रभाव की बात भी की जाती है ना। एक बार जरा मैं आपको राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इसमें दो बातें आएंगी। एक, ब्रिटिश विरोधी भावना, और एक, भारतीयता का बोध या लगाव। जब हम कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश काल में राष्ट्रवाद के उदय के कारण,
57 के विद्रोह का चैप्टर आप सभी को याद होगा। तो 57 के विद्रोह के चैप्टर में हमने राष्ट्रीय भावना बहुत शानदार तरीके से समझाया था। करीब 1 घंटा के आसपास वो क्लास मैंने ली। ध्यान है ना सभी को? लगभग 1 घंटा वो क्लास लिए। दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। राष्ट्र यानी लोग, राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों का जुड़ाव। यूरोप में राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है, भारत में क्या है, 57 के विद्रोह में डिबेट क्यों है। वो थोड़ा स्टैंडर्ड का था, तो उस डिबेट को भी कराया हमने, उसका उत्तर भी लिखाया आपको। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि हमने कैसे कैसे आपको पढ़ाया था। आज ही देखिएगा, ठीक। वो आपको मिलेगा 57 के विद्रोह के सेकंड लास्ट क्लास में मिल जाएगा, मुझे लगता है 3-4 क्लासेस चली है ना हमारी उस पर। तो सेकंड लास्ट क्लास में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग पे। एक बार फिर से उसको देखिएगा आप। और आपने लिखा जरूर होगा तो कॉपी में उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिलहाल राष्ट्र यानी लोग, राष्ट्रीय भावना यानी लोगों का जुड़ाव, राष्ट्रीय भावना यानी लोगों का जुड़ाव। हमने बताया था 3 तरीके से आप इसको देखते हैं। देश पर यदि कोई खतरा आ जाए तो लोग एकजुट हो जाते हैं, ठीक। देश की कोई भी उपलब्धि हो किसी भी क्षेत्र की, ठीक है, किसी भी, जैसे नीरज चोपड़ा अभी एक प्रतियोगिता में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले विवाद, कंट्रोवर्सी बहुत हुआ, लेकिन भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हराया। एक घटना उस तौर पे ले रहे हैं, विवाद को हम छोड़ दें। हम, भारत ने पाकिस्तान को हराया। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा हुआ होगा उस मैच को लेकर, जिसको मैच की समझ होगी, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में भी बैठा हुआ होगा, वो भी उतना ही प्रफुल्लित होगा जितना कोई कश्मीर, गुजरात, बिहार, बंगाल में बैठा हुआ होगा। वह क्या, एक उपलब्धि थी भारत के नाम पे, तो देश उसमें जुड़ जाता है। नीरज चोपड़ा ने अभी कुछ एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है अभी, और मैचेज अभी स्टिल गोइंग ऑन है, ठीक है। बस एक झलक कहीं पे न्यूज़ देखी हमने उनकी, है ना, जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, है ना, उनके बारे में। तो फाइनल में पहुंच गए और पहले राउंड में ही बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर मेडल वेडल मिलेगा तो पूरे देश में चर्चा होगी फिर एक बार, है ना। फिर कोई ये नहीं पूछता कि ये भाई किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं। भारत को मेडल मिला, भारत ने मैच जीता। हमने क्या बताया था आपको, कोई आपदा आ जाए तो तकलीफ, कोई उपलब्धियां हो तो साझा गौरव। और अतीत की कोई भी, जैसे बुद्ध हैं तो वो हमारे हैं, हड़प्पा सभ्यता है तो हमारी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है तो अशोक को जब हम याद करते हैं, कबीर, गुरु नानक को याद कर थोड़ी कहते कि वो पंजाबी थे, पंजाबी भाषा में उपदेश देते थे। गुरु नानक को हम अपने संत के तौर पे, सुधारक के तौर पे उनको याद करते हैं। कबीर, ताजमहल शाहजहां ने जिस कारण से बनवाया हो, ठीक, सब जानते हैं कारण वगैरह, जान ही जाएंगे, बट उसे एक उपलब्धि के तौर पे, एक विरासत के तौर पे हम देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में रहने वाले थोड़ा विशेष गौरव महसूस करेंगे, भाई ये यूपी में है। तो जो आगरा में जो रहता है वो कितना गौरव महसूस करेगा, मेरे आगरा में है। बट उस पे गौरव बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग भी उतना ही फील करेंगे। अजंता की चित्रकला को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ऑब्वियस है महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छा फील करेंगे, और वहां औरंगाबाद में तो और फील करने वाले हैं सब। बट वो गौरव पूरे भारत का साझा कॉमन है। वो हमने क्या लिखाया था आपको, या तो आपदा हो, या उपलब्धियां हो, या फिर सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत हो, इन सब में हम जुड़ जाते हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि किसी भी मुद्दे पे सबका एक समान जुड़ाव नहीं होता। जैसे क्रिकेट मैच जो नहीं देखते उनका कैसे जुड़ाव होगा, जिनको क्रिकेट का एबीसीडी नहीं पता उन्हें क्या पता किसने मैच जीता, किसने हारा, बहुत ध्यान नहीं होगा उन्हें, न वो कनेक्शन महसूस करेंगे। वो हमने ये भी समझाया था कि किसी भी मुद्दे पे भावनात्मक अभिव्यक्ति, चाहे वो हर्ष का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो गर्व का हो, एक जैसी नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति देशद्रोही है। जब तक कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता के विरुद्ध काम नहीं करता, तब तक देशद्रोही करने का अधिकार, और वो भी कानून उसको प्रमाणित ना कर दे कि ये देशद्रोही है। नॉर्मल रूटीन में भी, जैसे टेक्नोलॉजी का ये काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
हमने राष्ट्रवाद को इस तरीके से बताया था। फिर ये भी बताया था कि यूरोप में भाषा और राष्ट्र का कनेक्शन उभर कर आया। ठीक, वहां बताया, डिस्कस किया था हम। फिर भारत में ये बात होने लगी, भाई भारत में कैसे ये सब होगा राष्ट्रवाद। भारत क्या तो बिखरा हुआ था, आपने देखा होगा। भारत अलग अलग भाषाओं में बिखरा हुआ, क्षेत्रीय पहचान को लेकर था। उसी का तो फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तभी तो हमने बताया 57 के विद्रोह ने कैसे राष्ट्रवाद की शुरुआती बुनियाद, वो राष्ट्र में नहीं था पूरी तरह से, बट बुनियाद रखी उसने। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने बुनियाद रखी राष्ट्रवाद की। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद उभरने लगा, राष्ट्रवाद अभिव्यक्त होने लगेगा। भारत क्षेत्रीयता में बटा हुआ था, भारत भाषाई पहचान में था, भारत धार्मिक पहचान में था, भारत जातिगत, कई आधारों पर हम विभाजित थे। बट 19वीं सदी में किस प्रकार का परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ये सारी विविधताएं या सारी क्षेत्रीयताएं या विविधताएं रहती हैं भारत में, बट उसको छोड़ते हुए हम भारतीयता का भाव लेकर उभरना शुरू। ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हुए, ऐसा क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रीय चेतना उभरने लगी 19वीं सदी में। जो कोई अवधी में है, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, वो आगे भी तेलुगु तमिल पंजाबी रहेंगे और बंगाली रहेंगे वो। बट उस पहचान के साथ साथ जब जब भारत की बात आएगी, अपनी पहचान को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए वो एकजुट। ऐसे कौन से परिवर्तन हुए 19वीं सदी में, इसमें भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। भारत में राष्ट्रीय भावनाएं पनपने लगी, राष्ट्रीय भावनाएं आकार लेने लगी। हमने लगभग 1 घंटे का लेक्चर दिया है इस पे, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप लेक्चर दिया है हमने। दोबारा उसको देख लीजिएगा, उसी का सारांश मैं भी आपको बता रहा हूं। हमने ये भी कहा था कि इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फ्यूचर में, निबंध में, इंटरव्यू में। कुछ मुद्दे ऐसे हैं हिस्ट्री के जो कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और एक बार समझ बन गई ना, किसी भी लेवल पे आप बात कर लेंगे आप। ठीक है, तो इस सेंस में तो अब भारतीयता का भाव कैसे उभरने लगा एक, और इसका बहुत मजबूत आधार था अंग्रेजों का विरोध। तो 47 तक राष्ट्रवाद की जब भी बात होगी तो एक आधार होगा ब्रिटिश विरोध, एक पैमाना, मापदंड बन जाता है अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण हैं 19वीं सदी में। एक बार मैं पॉइंट्स के रूप में लिख ले रहा हूं, फिर एक एक समझा दूंगा, 4 6 8 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट लेंगे हम वो होगा राजनीतिक प्रशासनिक विधिक एकीकरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लूंगा हितों का टकराव। दूसरा पॉइंट मैं लूंगा हितों का टकराव। ठीक है, तीसरा शासक वर्ग का अहंकार, अहंकार या जातीय श्रेष्ठ था, रेशियल सुप्रीमेसी। ठीक, शासक वर्ग का अहंकार या जातीय श्रेष्ठता। रेलवे की बात कहीं भी कर लेंगे, यहां भी कर लेंगे। वैसे जब मैंने रेलवे पढ़ाया था तब रेलवे को राष्ट्रवाद से जोड़ करके हमने 4 लाइन वहां लिखा दिया था आपको। ठीक, फिर यहां लिखेंगे हम आधुनिक शिक्षा, और इसमें कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आधुनिक शिक्षा में। ठीक, इसमें हम अंग्रेजी भाषा की भी बात करेंगे। हम शिक्षा ने राष्ट्रवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। शिक्षा के बाद जो अगला पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम प्रेस और साहित्य की बात करेंगे। ठीक, प्रेस और साहित्य की बात करेंगे। फिर इसके बाद जिन बिंदुओं पे हम कारण के तौर पे बात करेंगे, हम इतिहास लेखन की बात करेंगे हम, और
यहीं पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भी बात केवल पॉइंट्स के रूप में कर लेंगे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को निर्मित किया, और यहां पर हम 1870-80 के दशक में कुछ सरकारी नीतियों की बात कर लेंगे हम। फिर हम राजनीतिक संस्थाओं के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय या भारतीयता को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक, क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ते हुए। इसी में हम दो चार लाइन हम लोग लिखते चले जाएंगे। लिखेंगे आप जरा, पहला पॉइंट, राजनीतिक प्रशासनिक विधिक एकीकरण। ठीक है, अब आप सबको ध्यान होगा, लगभग 100 वर्षों में पूरे भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ? अंग्रेजों का। क्लियर में सभी को? पूरे भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ? अंग्रेजों का। चाहे वो कलकत्ता से शासन किया या फिर दिल्ली से शासन किया, कहीं भी जाइए तो आपको क्या लिखेगा? एक राजनीतिक शक्ति है पूरे भारत में। 18वीं सदी में 1850 तक क्या था? भारत अलग अलग राज्यों में शक्तियों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया? एक शक्ति के अधीन पूरे भारत को, या अपने फायदे के लिए पूरे भारत में अंग्रेजों ने एक जैसा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम लागू कर दिया। ठीक, ऐसे ही आप देखेंगे, आप हम लोग बात करेंगे, है ना, कि एक जैसा कानून, जैसे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, नाम सुना ना सभी ने, पीछे पढ़ाया भी था मैंने आपको। तो पूरे भारत को एक करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर पर अंग्रेजों के साथ ही जोड़कर हमें देखना होगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में ही ये अवधारणा, ये विचारधारा उभर कर भारत में, और भारत धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में परिणत होने लगा। ठीक, अब अंग्रेजों ने क्या किया? राजनीतिक प्रशासनिक विधि के एकीकरण किया। पूरे भारत को एक किसने किया? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों की नीतियों से समस्या है देश के अलग अलग हिस्सों में, बंगाल, बिहार में, तमिलनाडु, केरल में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा में कहीं भी समस्या है। बट समस्या किसके विरुद्ध है? अंग्रेजों के विरुद्ध है। इवन आज के पाकिस्तान की बात करें, वहां भी सिंध और पंजाब में भी समस्या है। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। गुजरात, महाराष्ट्र, अंग्रेजों के विरुद्ध। अब साझा शत्रु कौन है? सरकार किसकी है? लोग परेशान किससे हैं? अंग्रेजों से। यदि अंग्रेज एक नहीं करते तो ब्रिटिश विरोध की बुनियाद कैसे पड़ती? अंग्रेज ने किया एक तो भारत को अपने फायदे के लिए, बट पूरे भारत में यदि कोई भी समस्या लोगों को है सरकार से, तो सरकार किसकी है? अंग्रेजों की। जब जैसे लोगों को एहसास होने लगेगा, आपस में लोग जुड़ने लगेंगे, तो जो कॉमन एनिमी है, जो विरोधी है अंग्रेजों के विरुद्ध, धीरे धीरे वो एकजुट होने लगेंगे। ठीक, हम चाहें या न चाहें, इसका आधार अंग्रेजों ने तैयार किया। एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिखें आप जरा, पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर, इसको लिख लेंगे दो तीन लाइन में हम। देखिए, अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और एक केंद्र से शासन का संचालन किया। एक केंद्र से शासन का संचालन किया। ठीक? चाहे वो कलकत्ता हो या दिल्ली हो, एक केंद्र से पूरे भारत पर उन्होंने शासन मुख्यालय बनाया। ठीक, इसे में लिखेंगे समय के साथ साथ, समय के साथ साथ एक जैसे प्रशासनिक ढांचा, एक जैसे प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा, एवं आधुनिक कानूनों को लागू किया। ठीक? लिखें, इससे पूरे भारत में एक रूपता स्थापित हुई। इससे पूरे भारत में एक रूपता स्थापित हुई और देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर अंग्रेजों को चुनौती दी गई। चुनौती दी गई और समय के साथ इस चुनौती ने भी साझा रूप धारण किया। साझा रूप धारण किया। सर्वप्रथम इसकी अभिव्यक्ति साझा रूप धारण किया। सर्वप्रथम इसकी अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिखे। ठीक है, याद है सभी को, 57 के विद्रोह में क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ते हुए एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों को चुनौती, यदि उनकी सरकार नहीं होती तो चुनौती कैसे मिलती। मान लो दिल्ली में मुगलों की सरकार होती, महाराष्ट्र में मराठों की सरकार होती, तो इतने बड़े भूभाग पे ब्रिटिश विरोध का बुनियाद कैसे बनता, नहीं बन पाता। अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया, एक जैसा सिस्टम बनाया, एक जैसे कानून लागू किए। अंग्रेजों ने एक रूपता तो स्थापित किया ही ना प्रशासन के क्षेत्र में। देश के अलग अलग हिस्सों में समस्याएं थी, विरोध होते रहते थे। तो जब अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन हुआ, पहला ऐसा विद्रोह था 57 का विद्रोह, जो बड़े भूभाग में अंग्रेजों को चुनौती, ठीक, कहीं ना कहीं दे सकते हैं पहली प्रथम अभिव्यक्ति के तौर पे। तभी तो इसको आजादी का पहला संघर्ष कहा जाता है, 57 के विद्रोह। इतने बड़े भूभाग पर पहली बार अंग्रेजों को चुनौती, एक कनेक्शन बना, एक बॉन्ड बना। और बॉन्ड क्यों बना, अंग्रेजों का विरोध करना है, इसलिए ये बॉन्ड बना, बंधन बना। ब्रिटिश विरोध के नाम पर 57 के विद्रोह में बंधन बना। लगभग अंग्रेजों ने भारत को जीत ही लिया था 57 तक। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, हितों का टकराव।
लिखें कि किसी भी उपनिवेश में, किसी भी उपनिवेश में राष्ट्रीय चेतना के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय चेतना के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण साम्राज्यवादी हित, साम्राज्यवादी हित और उपनिवेशों की जनता के हित, उपनिवेशों के जनता के हित के बीच टकराव को माना जाता है। टकराव को माना जाता है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 19वीं सदी में ब्रिटिश नीतियों के कारण समाज के अलग अलग वर्गों में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ। जैसे, जैसे करके आप क्या करेंगे, इसमें अलग अलग वर्गों के बारे में मैं अभी आपको, जैसे मान लीजिए लिखाऊंगा मैं आपको भी, सपोज दैट किसान हैं, ये लिखना नहीं है आपको, कारीगर हैं, श्रमिक हैं, शिक्षित वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, इन सब वर्गों के बारे में एक एक दो दो लाइन हम, अब हम लोग बात कर रहे हैं हितों का टकराव। ब्रिटेन, अंग्रेज क्या चाहते थे? अपना मुनाफा। इसी क्रम में क्या हुआ, भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों को काफी नुकसान। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए किसानों की दशा ठीक नहीं थी, कहीं थोड़ा बेहतर थोड़ा कम बेहतर, ऐसा ही था। और इसका कारण क्या था? भू राजस्व का बोझ और वसूली की कठोर शर्तें। किसान यदि न्याय पाने की कोशिश करेगा, न्यायपालिका, पुलिस और महाजन जमींदार के गठजोड़ से वो बच, उनके ऊपर किसका हाथ है? अंग्रेजों का हाथ है। धीरे धीरे कोई भी किसान हो, उसमें यह धारणा बैठ गई कि उसकी दुर्दशा का कारण अंग्रेज है। ठीक? कारीगर को पता था कि भाई ब्रिटेन की सस्ती वस्तुएं आ रही हैं और हमारी दुर्दशा के लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, ज्यादातर तो विदेशियों ने पहले पैसे लगाए आधुनिक उद्योग में, तो जो वहां काम करते थे वो मनमाना शोषण करते थे भारतीय श्रमिकों का, और सरकार उन्हें कोई राहत, उनमें भी गुस्सा आक्रोश होता था अंग्रेजों को लेकर के। शिक्षित भारतीय की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, आधुनिक विचारों का प्रसार होगा, ये भेदभाव को समझेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार होंगे। ठीक, और धीरे धीरे ये भी अंग्रेजों को टारगेट करना प्रारंभ, भारतीय उद्योगपतियों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ब्रिटिश सरकार अपने उद्योगों के फायदा के लिए हमें नुकसान, तो इतने सारे वर्ग होंगे भारत में जो ये समझ रहे हैं कि अंग्रेजों के कारण उनके हित बाधित, ये सब चाहेंगे या तो व्यवस्था में सुधार हो, नहीं तो व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए, हटाया जाए। ये बेसिकली कारण है क्यों ब्रिटिश विरोध इतना प्रबल था। इसको हमने नाम दे दिया आपको, हितों का टकराव। जैसे, ठीक, अब दो दो लाइन लिख रहे थे जरा इनके बारे में, लिखें आप जरा, लिखें कि भू राजस्व का दबाव, भू राजस्व का दबाव तथा प्रशासनिक मशीनरी
मशीनरी के द्वारा शोषण करने वाले वर्गों को समर्थन, शोषण करने वाले वर्गों को समर्थन देना, इत्यादि कारणों से किसानों की दयनीय दशा, इत्यादि कारणों से किसानों की दयनीय दशा। जैसे भी अगला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखेंगे आप कि औद्योगिक वस्तुओं को भारत में प्रोत्साहित किए जाने से कारीगरों की दयनीय दशा, कारीगरों की दयनीय दशा। कहानी पूरा आपको पता है, बस यहां पे एक एक लाइन में आपको लिखवा दे रहा हूं कि भारतीय समाज का अलग अलग वर्ग जो इस बात को समझ रहा है कि अंग्रेजों के कारण उसकी ये दशा है। थोड़ा समय लगा लेकिन वो समझ रहा है। ये सब ब्रिटिश विरोध के कारण क्यों एकजुट हो जाएंगे अंग्रेजों को भगाने के लिए? क्योंकि इनके हित प्रभावित हो रहे हैं। हित एक बड़ा फैक्टर होता है। ये सब मिलकर किसी आंदोलन में क्यों भाग लेंगे? क्योंकि इन अंग्रेजों के कारण इनके हित प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसी में, देखिए विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों में, विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों में श्रमिकों की दयनीय दशा, ठीक है। अब होता क्या था, जो ब्रिटिश मालिक हैं, चाय या कॉफी के बागान हो या जूट का कारखाना हो या माइनिंग हो, कोई कम मजदूरी देंगे, अधिकतम शोषण करेंगे और सरकार उनकी है। अब श्रमिक कहीं भी काम कर रहा है, उसकी एक जैसी दशा है, एक जैसी स्थिति है। ठीक। अब जब परिवहन का साधन आ जाएगा, कैसे आज लोग रोजगार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं जहां उनको बेहतर, हर तरह के लोग, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, अब मजदूरी के लिए लोग जाते हैं, जो सर्विस सेक्टर वगैरह है उसके लिए जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी आप जाएंगे, ये तो नियम ही है कि आपको देश के किसी भी हिस्सों में भेजा जा सकता है। फिर क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो आप देखेंगे सब जगह एक जैसी स्थिति है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, शिक्षा के प्रसार के साथ, शिक्षा के प्रसार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा के प्रसार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि, और यह वर्ग भी दयनीय दशा के लिए, यह वर्ग भी दयनीय दशा के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी मानता था। लिखेंगे इसी प्रकार भारत, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी प्रकार भारतीय उद्योगपति भी, उद्योगपति भी ब्रिटिश नीतियों को, ब्रिटिश नीतियों को भारतीय उद्योगों के विकास में बाधक मानते थे,
भारतीय उद्योगों के विकास में बाधक मानते थे। उद्योगों के विकास में बाधक मानते थे। ठीक है। अब ये आप खुद से सोचेंगे तो आपके पास सबका रीजन पता है, किसानों की दयनीय दशा पूरा डिटेल में बता, अंग्रेज कैसे इसके लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय समाज का अधिकांशतः वर्ग, आप कुछ राजाओं को छोड़ दें, कुछ जमींदारों को छोड़ दें, और जो प्रशासनिक नौकरी में हैं, ठीक, राजाओं को छोड़ दें, जमींदारों को छोड़ दें, और जो कुछ प्रशासनिक नौकरी में है, इसके अलावा भारत की अधिकांशतः जनता अंग्रेजों की नीतियों से पीड़ित और प्रताड़ित थी। यदि अंग्रेजों का पूरे भारत में शासन नहीं होता तो कहीं की जनता हो सकता है टीपू सुल्तान से प्रताड़ित होती, कहीं की जनता पेशवा से प्रताड़ित होती। तो राजनीतिक एकता एक बड़ा फैक्टर अंग्रेजों ने स्थापित किया, ठीक, तो प्रताड़ित थे। अब आप देखेंगे भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग, ठीक, ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित। बस समय की बात है कि कब इनमें एकता स्थापित होती है, कब इनमें जागरूकता आती है कि मिलजुल कर हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। इतना आसान काम नहीं है इन वर्गों को, जब तक इनके हित प्रभावित नहीं होंगे। किसानों और कारीगरों को जो देखो, शिक्षित भारतीय आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, किसानों, कारीगरों, श्रमिकों को जोड़ना इतना आसान काम। पढ़े लिखों में एकता आना बड़ी बात नहीं है, बट उन पढ़े लिखों के द्वारा इन लोगों को ब्रिटिश विरोधी भावना से जोड़ना बड़ी बात है। पढ़े लिखों में वो जागरूकता होती है, वो सेंस होता है, उस हिसाब से वो काम करना शुरू करते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी। उसका बहुत बड़ा कारण है हितों का टकराव। अगला लिखें आप, शासक वर्ग का अहंकार। शासक वर्ग का अहंकार, लिखेंगे आप कि अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता, अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता के भाव एवं नीतियों के कारण भारतीय समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे अपमानित न किया गया हो। देखिए, अंग्रेजों की इस नीति के कारण राष्ट्रीय अपमान का भाव राष्ट्रीय अपमान का भाव उभरने लगा। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों से दूरी बनाकर रखे। इवन जो अंग्रेज समर्थक भारतीय थे, अंग्रेज उनको भी अपमानित करते थे। हम श्रेष्ठ हैं, तुम निकृष्ट हो। कुछ क्लब केवल अंग्रेजों के लिए, कुछ होटल केवल अंग्रेजों के लिए, गेस्ट हाउस अंग्रेजों के लिए। जब रेलवे वगैरह आ गया तो कुछ डिब्बा केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित होता था, वेटिंग रूम केवल अंग्रेजों के लिए होता था। तो समय के साथ साथ कुछ स्कूल कॉलेज केवल अंग्रेजों के लिए थे, शुरू में इंजीनियरिंग वगैरह भी। भारतीय समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसे अंग्रेजों ने अपमानित न किया हो। जब कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी समृद्ध व्यक्ति हो,
एक मामले में सब कॉमन थे कि सबको अंग्रेज गाली देते थे, लिखना नहीं, गाली देते थे। एक मामले में सब कॉमन थे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि आपके पास एक फैक्टर है, ये अंग्रेजों की नीतियों के कारण, अंग्रेजों को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है, चुभन है, तकलीफ है। तो उनकी इस नीति से भी कहीं ना कहीं पूरे भारत में, आप चाहे पंजाब चले जाओ, केरल, तमिलनाडु, हर जगह वो उनकी ये नीति थी, अपने आप को अलग थलग, और ज्यादा घुल मिलकर कभी रहते नहीं थे भारत में। अंग्रेजों से पहले भारत के बाहर जो भी आक्रमण भारत में हुआ, बाहरी लोग आए, धीरे धीरे वो यहां घुल मिल गए हैं यहाँ के सिस्टम में। शासक होने के कारण वो अलग रहते थे, बट उनको पता था कि भाई उनको यहीं रहना है, तो यहां वो पूरी तरह से यहाँ के त्योहार, खान पान, परंपरा में वो रम जाते थे, या तो वो सीख लेते थे या अपने साथ जो लाते थे उनको लोग सीख लेते थे। पर चूंकि अंग्रेजों ने भारत को कभी अपना माना नहीं और उनका मानना था शासन करना है, तो हमें दूरी बनाकर वैचारिक रूप से हमें हमेशा अपने आप को अलग थलग रखना है। तो जो जातीय अहंकार का भाव है ये उनका, यह भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण। अब देखो ना, 57 के विद्रोह में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये कारण था ही, प्रशासन में जो लोग थे वो सब भी चिढ़े हुए थे, कारण तो है ही। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, रेलवे की भूमिका। रेलवे की भूमिका, बस ये पॉइंट लिख के यहां छोड़ देना है, क्योंकि जब मैंने आपको रेलवे पढ़ाया था तो इसके बारे में लिखा दिया था मैंने आपको, रेलवे का राजनीतिक लाभ क्या था। रेलवे के आने के बाद क्या होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में आवागमन बढ़ जाएगा, नेताओं के बीच विचार विमर्श बढ़ जाएंगे, अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान। तो अब तक जो ब्रिटिश विरोधी समस्या क्षेत्रीय है, ठीक, जैसे किसानों की समस्या बंगाल बिहार की, हो सकता है इसकी समझ दिल्ली या महाराष्ट्र या पंजाब के लोगों को ना हो, बट रेलवे आने के बाद उनको ये समझ हो जाएगी कि बंगाल बिहार के किसानों की समस्या बहुत, और बंगाल बिहार के लोगों को पता चल जाएगा कि पंजाब और गुजरात के लोगों की स्थिति भी बहुत अच्छी। जब चर्चा करते हैं तो रेल में सबसे ज्यादा बात होती है तो राजनीति पे बात होती है। ट्रेन में कभी आप यात्रा करेंगे, करते ही होंगे आप सब यात्रा, यदि आपको मौका मिल जाए जनरल क्लास में, अब एसी वेसी में थोड़े संभ्रांत लोग यात्रा करते हैं, उसमें कभी कभी माहौल बनता है, ज्यादा लोग बात नहीं करते, चुप रहना अच्छा माना जाता है उसमें, है ना। अभी बहुत सारे लोग बीपीएससी एग्जाम दे करके आए हैं, है ना, नहीं, यात्रा करके गए होंगे आप सब लोग रेल में, ठीक है। आप स्लीपर क्लास में बैठ जाइए आप, फिर तो जो माहौल बनता है, कब किसकी सरकार बना दे, किसकी सरकार हटा दे वो, ठीक है, और ज्यादा बोलोगे तो पीटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं वो स्लीपर क्लास में, लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं वो। तो क्या हुआ कि रेलवे के कारण तेजी से विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का आदान प्रदान, रेलवे टर्निंग पॉइंट है, मेरी नजर में सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब मुझसे पूछेंगे, परिस्थितियां मौजूद थी, बट सही मायनों में राष्ट्रीय चेतना को गति देने का काम, पंख देने का काम रेलवे ने किया। परिस्थितियां मौजूद थी, रेलवे के कारण ही सुगम हो पाया लोगों का मिलना जुलना। आप जब देखेंगे, जब रेलवे मैंने पढ़ाया है तो रेलवे के आर्थिक प्रभाव तो मैंने आपको लिखा दिए हैं, साथ में नोट करके हमने रेलवे का सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव, भारत को इससे क्या लाभ हुआ, हमने वहीं पे बता रखा है। उसी पॉइंट्स पे यहां पे एक बार फिर से आपको नोट 4-5 लाइन हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जो अभी हमने समझाया है, यही बातें वहां लिखा रखी है। रेलवे के आने के बाद सही मायनों में विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का एकीकरण, ठीक है, नेताओं के बीच मिलजुल बढ़ा, अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ा, और ब्रिटिश विरोधी भावना जो है रफ्तार पकड़ने लगी, गति पकड़ने लगी। ये जो पृष्ठभूमि बनी है, अंग्रेजों ने तो एक रूप दे दिया है, बट भारत के लोग कब एक रूप देंगे उसको? रेलवे आने के बाद, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने
महाराष्ट्र में और मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना प्रसार किया। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज में आते हैं। जब राममोहन राय थे तब भारत में रेल नहीं था, इसलिए नहीं कि राममोहन राय नहीं चाहते होंगे, पर जब केशव चंद्र सेन है तब भारत में तेजी से रेलवे का विकास, वो यात्रा कर सकते हैं उन क्षेत्रों के। अदरवाइज पानी के जहाज से आप यात्रा करेंगे, आप पानी के जहाज से भी लोग, उसमें टाइम ज्यादा लगता था। पानी के जहाज से भी, जैसे बंगाल कलकत्ता से किसी को मद्रास जाना है, बॉम्बे जाना, तो पानी के रास्ते जाएगा वो, यदि कम समय में जाना है उसको। स्थल मार्ग में तो ऐसा कोई साधन नहीं था कि आज आप कार से या कोई और ऐसे साधन सड़कों से आप चले जाएंगे, ऐसा कोई साधन नहीं था। ये सब बस ट्रक और कार वगैरह बहुत बाद में आएंगे, रेलवे पहले आया है। स्टीमर, पानी का जहाज, मशीन वाला जहाज पहले आएगा, फिर रेलवे आएगा। बट भारत की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं कि आप पूरे भारत में जल परिवहन एक जैसा विकसित कर लोगे आप। ब्रिटेन की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि पूरा ब्रिटेन के सभी शहरों को नहरों से जोड़ दिया गया था 1800 ईस्वी तक। वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, भारत में संभव नहीं है भाई आप पानी के जहाज जो है, आप दिल्ली से जहाज चलेगी और आपको केरल जाके उतार आएगी, आपको फिर समुद्री रास्ते से ही वो, तो समुद्री जहाज एक जरिया था और दूसरा रेल जरिया था। तो बाद में बदलाव आता है तो उसका फैक्टर रेल है। 5वें नंबर पे आ जाइए आप, लिखें आप आधुनिक शिक्षा। 4-5 लाइन छोड़ना हो तो छोड़ दीजिएगा इसमें आप, रेलवे में जब आप रिवीजन करेंगे ना ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। आधुनिक शिक्षा आप लिखें आप जरा इसके बारे में। देखें कि ब्रिटिश परिस्थितियों के कारण भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हुआ और आधुनिक शिक्षा ने भी विभिन्न प्रकार से भारत में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना के उदय, राष्ट्रीय चेतना के उदय का आधार निर्मित किया। लिखें जैसे, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का। इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह की हमेशा संभावना रहेगी, ठीक है। किसी एक सेक्शन पे भी पूछा जाएगा आपसे, ऐसा नहीं कि हम, किसी भी एक सेक्शन पे पूछा जा सकता है आपसे। जैसे करके लिखें आप इसमें। शिक्षा के साथ आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ और इन्हीं विचारों के कारण ब्रिटिश नीतियों की आलोचना भी की जाने लगी। इन्हीं विचारों के कारण ब्रिटिश नीतियों की आलोचना भी की जाने लगी। जैसे में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, शिक्षा के साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ी, मध्य वर्ग का उदय हुआ,
उदय हुआ और सर्वप्रथम इसी वर्ग के द्वारा भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम इसी वर्ग के द्वारा भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। ये भी आगे उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम। जैसे में एक और लिखें आप, आधुनिक शिक्षा के साथ ही, अगला पॉइंट लिखेंगे, आधुनिक शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ी, इसे में लिखेंगे आप, अंग्रेजी ने संपर्क भाषा का काम किया। संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका, अंग्रेजी ने संपर्क भाषा का कार्य किया। और भारतीय नेतृत्व के बीच विचारों के आदान प्रदान में सहयोगी भूमिका निभाई। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, आम लोगों को जागरूक करने में अंग्रेजी की भूमिका नहीं थी। आम लोगों को जागरूक करने में अंग्रेजी की भूमिका नहीं थी। ठीक है, आम लोगों को जागरूक करने में अंग्रेजी की भूमिका नहीं थी। अब आप देखोगे, हमने एक पॉइंट लिया शिक्षा, कि ये कैसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। ठीक, उसको ही 4-5 भागों में हमने बांट दिया। शिक्षा के साथ आधुनिक विचार, और तभी तो आलोचना होनी शुरू हुई ब्रिटिश नीतियों की, भाई ये हमारा शोषण कर रहे हैं भारतीय। शिक्षित वर्ग और मध्य वर्ग, और यही वर्ग सबसे पहले इस बात को महसूस करेगा कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं, और यही वर्ग सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध करेगा। यही वर्ग सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध करेगा। इसी के साथ अंग्रेजी भाषा आ गई। अब मान लो महाराष्ट्र के राजनीतिक संगठन हैं, या तो वो मराठी जानते हैं या फिर अंग्रेजी जानते हैं। मद्रास के संगठन हैं, या तो वो तमिल जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं। बंगाल के नेता हैं, या तो बंगला जानते हैं, और भी भाषा जानते होंगे, बट एक जो उनकी अपनी मातृभाषा हो गई और जिसमें उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, तो उनके बीच अब बंगला और मराठी के बीच संवाद तो नहीं होगा, बट अंग्रेजी कॉमन है। जब परिस्थितियां बनेंगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो बातचीत अंग्रेजी में ही होगी, विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी में होगा। नेतृत्व के स्तर पर तो अनजाने में अंग्रेजी ने भी एक सहयोगी भूमिका निभाई भारतीयों को जोड़ने में। मकसद तो था सीमित शिक्षा। ठीक है, मकसद क्या था? सीमित, ताकि अंग्रेजी जानने वाले ब्रिटिश समर्थक भी बनेंगे, अंग्रेजी जानने वाले ब्रिटिश वस्तुओं के खरीदार भी बनेंगे। मैकाले क्या कहता था? अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि रंग रूप से वो तो भारतीय हो, बट विचार बुद्धि सोच में उन्हें हमें अंग्रेज बनाना है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी जानने वाला राष्ट्रभक्त ही है सब। हम उन जागरूक भारतीयों की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी देंगे आपको हम,
जो राजनीतिक संगठन बनाकर राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, उनके लिए सुविधा होगी। वरना शुरू में अंग्रेजी जानने वाले सब नौकरी की तलाश में लगे रहते थे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी मिल जाए कम पैसे पर ही सही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अंग्रेजी ने राष्ट्रवाद, अंग्रेजी ने नेतृत्व के स्तर पर एक सहयोगी भूमिका निभाई। आम लोगों को जोड़ना होगा तो अपनी भाषा में। अब जैसे मान लो एग्जाम, तिलक भी अंग्रेजी जानते हैं, बट तिलक आम लोगों के नेता थे तो मराठी में कनेक्ट करते थे लोगों को। पुरंदर बनर्जी भाई उस समय सिविल सेवा निकालने वाले थे, बट जब इन्होंने संस्था बनाई और आम लोगों के मुद्दों को, तो अब बंगला भाषा में कनेक्ट करते थे। तो एक्चुअल में ब्रिटिश विरोधी भावना लोगों तक ले जाने में भारतीय भाषाओं की भूमिका है। ठीक है, ये जो भाषा द्वय है, कल मैंने बताया था भाषा द्वंद, जो एक बार शुरू हुआ तो भारत में ये चलता रहा। बट हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि भारतीयों को जोड़ने में अंग्रेजी की बड़ी भूमिका है। सरकार के विरुद्ध आवाज उठानी है, विरोधी करना हो, सरकार तक बात पहुंचानी हो तो कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको कोई बात उठानी हो तो कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी। चर्चा करके मैं इसलिए बता रहा हूं, पक्ष विपक्ष ऑप्शनल में कभी क्या होता है, किसी एक बात को पकड़ के वो आपका विचार जानना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? सरकार तक बात आप रखेंगे, अंग्रेजों की सरकार है और उनका ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी है, उनकी भाषा में वहां बात रखेंगे ना, चाहे जैसे रखें आप। ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी वगैरह अपने फिरोज शाह मेहता सब मुद्दों को उठाते थे तो अंग्रेजी भाषा में तो उठाते थे। ब्रिटेन की संसद में, वहां के अखबारों में, वहां के जनमत तक अपनी बात पहुंचाते थे। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। राममोहन राय ब्रिटिश संसद के समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं, धन के अपव्यय के मुद्दे को उठाते हैं भारत में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, बस ये ध्यान रखना है। तारीफ करने में संयम, जैसे भूमिका बताने में बुराई नहीं है, बट जैसे तुरंत हमने ब्रैकेट देकर के एक वहां पे बैरियर लगा दिया कि राष्ट्रवाद के प्रसार में इसकी बड़ी भूमिका नहीं है। राष्ट्रवाद की समझ में पढ़े लिखे लोग जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समझ रहे हैं, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, तो समझ को मतलब अपनाने में अंग्रेजी रोल प्ले कर रहा है चुनिंदा लोगों के बीच में। ठीक, चुनिंदा लोगों के बीच में। तो हर तरह से आप, तो शिक्षा को लेकर के हमने एक पॉइंट्स, अगला पॉइंट लिखे आप, प्रेस और साहित्य। जो टॉपिक में भी आपको समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, अब हर चीज के लिए दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। बिपिन चंद्रा की किताब में भी बहुत सारी की सारी बातें वहां लिखी, टोटल एक भी इसमें नई बात नहीं बताई है मैंने जो उस किताब में ना हो। ठीक, मैं हमेशा, आप देखेंगे थ्रू आउट, मैं सोर्स तुरंत बता देता हूं आपको कि देखो मैं इस सोर्स को यूज कर रहा हूं जहां मुझे लगता है। क्यों? ताकि आपका भी वो विश्वास बना रहे उस सोर्स पे। वैसे ही पढ़िए आप उसको भी, कभी आपको लगे और कुछ जानना है, पढ़ना है, तो वहीं पढ़ना है आपको। वैसे तो इसको मैं विस्तार से लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ। ठीक है, जो डिटेल चाहिए हमें उस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ इसको, है ना। तो बिपिन चंद्रा की किताब इतनी यूजफुल किताब है, आप 10 किताब पढ़िए और उसी किताब को पढ़िए, आप राष्ट्रवाद की समझ तुरंत वहां से बन जाएगी आपको। नेक्स्ट लिखें आप, प्रेस एवं साहित्य। लिखेंगे आप कि राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना में कॉमा लोगों को जागरूक करने में, लोगों को जागरूक करने में कॉमा
आधुनिक विचारों के प्रसार में, कौमा, आंदोलन के संचालन में, कौमा, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में, कौमा, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में, लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे एक प्रेस की अंडरस्टैंडिंग में क्या भूमिका हो सकती है आजादी की लड़ाई में, उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। 6-7 पॉइंट्स मैंने एक जगह लिखा दिया आपको समझने के लिए कि इसी तरह से प्रेस की भूमिका को आप देख सकते हैं। ठीक, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दादा भाई नौरोजी, रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे की बात है, रनाडे, तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, इत्यादि नेताओं ने अखबार का प्रकाशन एवं संचालन किया। प्रकाशन एवं संचालन किया। जैसे नौरोजी की किताब है हिंदुस्तान, मतलब अखबार था हिंदुस्तानी, एडवोकेट्स ऑफ इंडिया। अय्यर ने द हिंदू निकाला, तिलक ने मराठा और केसरी निकाला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक अखबार निकाला, ठीक है, रनाडे ने इंदु प्रकाश निकाला, विद्यासागर सोम प्रकाश चलाते थे। ये सब अखबार हैं जो उस समय अंग्रेजी भाषा और क्षेत्रीय भाषा में लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। इसी में लिखेंगे आप कि अखबार का संचालन व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं, व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं बल्कि सेवा भाव से किया जाता था। सेवा भाव से किया जाता, मतलब अखबार चलाना मिशन माना जाता था। आज की तरह पत्रकारिता नहीं थी, बिल्कुल, मतलब कोई तुलना ही नहीं है आज की पत्रकारिता से। आज भी बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। देखो अखबार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया लोकतंत्र में वो है जनता की आवाज को उठाना और सरकार की नीतियों को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना। लोकतंत्र के 3 स्तंभ मान, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ हमेशा से अखबार को, प्रेस को माना गया है, ठीक है, मीडिया को माना गया चौथा स्तंभ। अखबार की बड़ी भूमिका सरकार की नीतियों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण, केवल आलोचना करना नहीं, ठीक, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। भाई ये नीतियां हैं, इनसे ये सब तो फायदा है, बट ये सब इसकी सीमाएं हमें, ताकि सरकार को जगाए रखना और जनता को जागरूक, ठीक है। अब उस समय चलो ये सब तो पैसे वाले लोग थे जिनकी बात कर रहे हैं अभी हम। आगे चल करके बहुत से लोग
मेहनत करके पैसा कमा करके बस उनका उद्देश्य होता था काश एक प्रिंटिंग प्रेस हम बैठा लें और राष्ट्रीय आंदोलन के अखबार पत्रिका पैम्फलेट को बिना प्रॉफिट का पब्लिश किया करेंगे। लोग, कई लोग इसमें बर्बाद भी हो जाते थे उस समय, करियर खत्म, मतलब जो पैसा जमा पूंजी सब खत्म कर देते थे लोग। बट धर्म माना, प्रेस का संचालन धर्म की तरह देखा गया। हमारा धर्म है, यदि हम कोई अखबार नहीं निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दे रहे हैं। चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे जितनी भी धाराएं दिखेंगी आपको, सब अपनी बात तो प्रेस के जरिए ही पहुंचाते थे, ठीक, अखबारों के जरिए पहुंचाते थे। अखबार की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला पॉइंट लिखें आप। देखिए, प्रारंभ से ही अखबारों के प्रति सरकार का कठोर रुख प्रारंभ से ही सरकारों के प्रति, ठीक, हाँ, लिख लिया आपने। अखबार मतलब प्रारंभ से ही अखबारों के प्रति सरकार का कठोर रुख इस तथ्य को स्थापित करता है कि इस तथ्य को स्थापित करता है कि अखबार राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी, ठीक है। अब जितना भी अभी हम लोग प्रेस भी पढ़ लेंगे बीच में, अभी इसी बीच में हम, हो सकता है आजकल में ही, मतलब फिर एक मैटर है ही आपके पास में, प्रेस के बारे में जानकारी है, बस केवल समझाना कि सरकार कब कब कंट्रोल कर रही है और क्यों। होता क्या है कि सरकार अभी स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तब कंट्रोल करेगी, सविनय अवज्ञा पढ़ेंगे तब कंट्रोल करेगी, असहयोग पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक क्या होता है, कुछ टॉपिक को जानबूझ करके मैं बाद में एक साथ लेता हूं, कवर करता हूं, ताकि आगे का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपको समझने में काफी आसानी होगी उससे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में सरकार लेकर के आ रही, क्यों आ रही लेकर के? इस समय अखबारों ने और किताबों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हंगामा मचा रखा है, शुरुआती फेज है, ठीक। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, अखबारों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के पुस्तकों ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में योगदान दिया। क्षेत्रीय भाषा के पुस्तकों ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में योगदान दिया। देखेंगे जैसे बंकिम चंद्र, इनकी जो आनंद मठ जो रचना थी, है ना, बंकिम चंद्र कौमा विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बंकिम चंद्र बंगला में है, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ये मराठी में लिखेंगे आप, चिपलूनकर साहब मराठी में लिखेंगे, है ना। कौमा लेके लिखें आप। लक्ष्मीकांत बेज बरुआ, लक्ष्मीकांत बेज बरुआ, बेज बरुआ, असम में टाइटल होता है बरुआ, है ना। ना, मैंने इतनी बार उच्चारण लिखने के लिए थोड़ी किया, देखिए। नेक्स्ट लिखो, भी एक और लिखाता हूं मैं तुम्हें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
ये लिखा हमने बेज बरुआ, ठीक, और ये हमने लिख दिया चिपलूनकर। ठीक है, लिख लिया आपने बेज बरुआ और चिपलूनकर। क्या हुआ? 18 डिग्री पे कर दियो तुम लोग एसी को, हाँ। 24 पे चलने दिया करो, सब 18 पे, आज सब 18 पे। गर्मी ज्यादा है। चलो लिख लिया आपने इस पॉइंट को। अब इसमें क्या हुआ, इन सब ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, कि कोई बंगला में, कोई मराठी में, कोई असमिया में, कोई हिंदी में लिख रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों को ये जोड़ पा रहे हैं अपने साथ। ये सब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में है। ये सारे डेवलपमेंट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप इतिहास लेखन। इतिहास लेखन, लिखें, एक तरफ अंग्रेजों ने, एक तरफ अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के द्वारा भारतीयों को शासन के अयोग्य घोषित किया, भारतीयों को शासन के अयोग्य घोषित किया, और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन या विदेशी शासन के औचित्य को स्थापित किया, औचित्य को स्थापित किया। ये करते क्या थे अंग्रेज, जो किताब लिखते थे इतिहास वाली किताब, उसमें बताते थे भारत पर, जैसे हमने जेम्स मिल के बारे में बताया है, कि भारत पर लंबे समय तक विदेशियों का ही शासन रहा है, भारत के लोग शासन करने में सक्षम नहीं है, भारत के लोगों की रुचि धर्म में ज्यादा है। देखो अंग्रेजों को तब पता था, आज भी भारत में धर्म एक बड़ा फैक्टर है, आप देखेंगे यहां पे, है ना। अंग्रेजों ने तब ये बात कही कि भारत के लोग धर्म में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, परलोक की चिंता में ज्यादा लगे रहते हैं, इस लोक का ध्यान कौन रखेगा, अंग्रेज रखेंगे। यही कहते थे वो, भारतीय परलौकिक मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इहलौकिक मामलों को कौन देखेगा, अंग्रेज देखेंगे। तो इतिहास, आधुनिक तरीके से इतिहास लिखने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया, और वही सब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाने लगा। दिमाग में वो बात बैठी रहती थी कि हम ऐसे हैं, आप जो पढ़कर निकलोगे उसी तरह की बात आपके सामने आएगी। इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विद्वानों ने राष्ट्रवादी विद्वानों ने साम्राज्यवादी लेखन को चुनौती दी, चुनौती दी, और अशोक, समुद्रगुप्त जैसे शासकों की उपलब्धियों, अशोक समुद्रगुप्त जैसे शासकों की उपलब्धियों से लोगों का परिचय कराया,
परिचय कराया। देखेंगे आप, राष्ट्रवादी लेखन ने राष्ट्रवादी लेखन, इसी में लिखना है, राष्ट्रवादी लेखन ने आत्मगौरव के भाव को जागृत किया। अब जैसे अशोक की बात हो रही है, समुद्रगुप्त की बात हो रही है, या शिवाजी की बात होगी, महाराणा प्रताप की बात होगी, या अकबर की बात होगी, ठीक है, ऐसे करके ना देश के सब शासकों के बारे में बताएंगे कि नहीं हमारे जो पूर्वज थे वो शासन करने में सक्षम थे, शासन किया, युद्ध किया, हर तरह की नीतियों की बात करेंगे, लिच्छवी गणतंत्र की बात करेंगे। ये बताएंगे अपने शोध के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को कि नहीं, अंग्रेज भारतीय इतिहास का गलत नैरेटिव, गलत विमर्श कर रहे हैं, हम सक्षम रहे हैं अतीत में शासन करने में, ठीक है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था कि उनका शासन यहां पर कायम रहे, बना रहे। इन्होंने क्या क्या शोध किया, शोध से क्या हुआ, तमाम शासकों के बारे में पता चला, इससे क्या हुआ, एक गौरव का एहसास कि नहीं हमारा अतीत भी काफी समृद्ध, ठीक, तो ऐसे करके एक राष्ट्रीयता का भाव। अब अशोक का शासन कहीं भी रहा हो, बट तमिलनाडु में शासन नहीं था, बट तमिलनाडु के भी राष्ट्रीय नेता उसे अशोक को अपने शासक के तौर पर, मौर्यों का राज तो कर्नाटक तमिलनाडु में था नहीं, बट वो भी मानने लगे। राणा प्रताप की वीरता के चर्चे, राणा प्रताप का संबंध राजस्थान से था, बट जब कभी वीरता और साहस की बात होने लगी तो राणा प्रताप की बात होने लगी, शिवाजी की बात होने लगी। शिवाजी के संबंध मुख्यतः महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों से था, बट गर्व के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शिवाजी की वीरता के चर्चे। इतिहास लेखन ने क्या किया, क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ते हुए जो तथाकथित, जो लोग जिसको क्षेत्रीय नायक कहते थे, उनको राष्ट्रीय नायक के तौर पर स्थापित। ये कब संभव हुआ, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। राणा प्रताप भी हमारे हैं, शिवाजी भी हमारे हैं, राजेंद्र चोल भी हमारा है, समुद्रगुप्त भी हमारा है, ठीक, तो अतीत के प्रति एक इस तरह का लगाव पढ़े लिखे लोगों ने प्रारंभ। तो भारत के लोग कब इन सब के साथ जुड़ने लगे। मुझे अभी भी याद है, एक नाट्य मंच बिहार में मैंने कहीं देखा था, और वो नाट्य मंच जो रंगमंच होता है 1901 से वहां लोग हर एक साल नवरात्र के अवसर पर वहां, ठीक है, नाट्य का परफॉर्मेंस करते हैं। और कहा जाता है कि उसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे राणा प्रताप की चित्र बना हुआ, एक पे शिवाजी का बना हुआ है, और कहा जाता है ये 1901 से मंचन हो रहा है अलग अलग विषयों पे नाटक का। सोचो 1901 में वो शुरू हुआ, अब वो चित्र कब से है ये कहना मुश्किल है, और बताने वाले जितने लोग बता रहे थे कि नहीं, तो जब से हम बचपन, जो 80 साल के वो भी कह रहे कि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं इस चित्र को, 70 साल 80 साल वाले भी। तो देखोगे आप कि कैसे पढ़े लिखे भारतीयों ने अपने नायक को गढ़ा, जो हमारे नायक थे उनको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम, एक साझापन का एहसास करा रहा है। राष्ट्रवादी लेखन क्या कर रहा है, भारतीयता का बोध करा रहा है हमें, ये हमारे हैं, ठीक। बाकी लेखन की बात तो हम अलग से करेंगे, अलग संदर्भ में। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आपका हो गया ये। अगला लिखिए आप, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, केवल पॉइंट लिख के छोड़ देना आपको। कल आपको याद होगा मैंने जो राजनीतिक महत्व लिखाया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, याद है ना सभी को, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व और राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व वाले सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। कल ही समझाया भी है, कल ही लिखाया भी है, क्योंकि ना कोई, मैं पहले भी कह रहा हूं, किसी एक हिस्से को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक, तो हमको उसी डायरेक्शन में हमें, वो कल आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। इसमें स्पेस छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां पढ़ेंगे तो आपको वैसे याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिए आप, 70 और 80 के दशक में, 1870 एवं 80 के दशक में सरकार की नीतियों का विरोध
70 एवं 80 के दशक में सरकार की नीतियों का विरोध। ठीक, हाँ, नीतियों का विरोध हेडिंग हो गया आपका ये। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट को, है ना। 70 और 80 के दशक में कौन सी नीतियां हैं जिसका विरोध किया जा रहा है? देखेंगे आप इसमें कि लिटन वायसराय हैं, देखें लिटन के काल में भारतीयों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कई कानून बनाए गए। भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कई कानून बनाए गए। भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कई कानून बनाए गए, जैसे देखेंगे, जैसे 1878 में 1878 में सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। प्रवेश की अधिकतम उम्र कर लीजिएगा। ठीक, 19 वर्ष कर दी गई। इसी में कॉमा देके लिखेंगे, इसी वर्ष यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेज लाइसेंस के बिना हथियार रख सकते हैं। अंग्रेज लाइसेंस के बिना हथियार रख सकते हैं, लेकिन भारतीयों को इसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन भारतीयों को इसकी अनुमति नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखें, 1878 में ही 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं के अखबार पर भारतीय भाषाओं के अखबार पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। कठोर प्रतिबंध लगाए गए। आगे लिखेंगे आप, लिटन के काल में ही लिटन के काल में ही भारतीय खर्चे पर द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया। द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया और अकाल के दौरान द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया और अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक?
अगला पॉइंट लिखेंगे, लिटन की नीतियों की लिटन की नीतियों की देश के अलग अलग भागों में अलग अलग भागों में शिक्षित भारतीयों ने राजनीतिक संगठनों ने आलोचना की, संगठन आलोचना की और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। ये एक नेता है, अभी इस पॉइंट पे हम आगे भी बात करने वाले हैं आपसे। हम इन्होंने क्या किया, पूरे देशव्यापी एक जागरूकता अभियान चलाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 76 से 80 के बीच में लिटन की इन सारी नीतियों का विरोध किया गया पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा। महाराष्ट्र में विरोध, बॉम्बे में विरोध, पूना में, मद्रास में, बंगाल में, हर जगह विरोध की स्वर उठे, हर जगह इसकी आलोचना की गई शिक्षित भारतीयों के द्वारा। और उसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या करते हैं, देश की यात्रा करते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं कि कैसे हम लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, 1883 में 1883 में इल्बर्ट बिल का भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने विरोध किया और उनके दबाव में बिल में संशोधन करना पड़ा। उनके दबाव में बिल में संशोधन करना पड़ा। मैं भी समझाता हूं इसके बारे में, दो लाइन और लिख लें। देखिए, भारतीय अखबारों में यह मांग की जाने लगी कि शिक्षित भारतीयों को भी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। और इसी पृष्ठभूमि में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में नेतृत्व में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं एवं संगठनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
लिखेंगे इसे भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद, इसे भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के तौर पर देखा गया। महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के तौर पर देखा गया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भी अभी कांग्रेस के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कांग्रेस के बारे में, जो लाइन अभी मैं लिखा रहा हूं आपको, कि कांग्रेस की पहली 4 बैठक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहली बैठक बॉम्बे में होती है कांग्रेस की, दूसरी बैठक कलकत्ता में होती है, तीसरी बैठक मद्रास में होती है और चौथी बैठक इलाहाबाद में होती है। अब तो कोई ऐसा संगठन नहीं था। अब हम क्या देखते थे, हम लोग बटे हुए थे अलग अलग क्षेत्रों में, कर्नाटक तमिलनाडु में अलग, हैदराबाद अलग। 18वीं सदी में क्या स्थिति थी, अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे हम। बट 1880 के दशक तक आते आते फाइनली शिक्षित भारतीयों ने राजनीतिक मुद्दों के लिए अपना एक मंच बना लिया। कैसे संभव हो पाया, क्यों संभव हो पाया, इसका भी उत्तर हमने पीछे आपको, कि कैसे कैसे 19वीं सदी में परिस्थितियां बनती गई और हम यहां तक। अभी ये पूरा, अभी ये चलेगा टॉपिक हमारा राष्ट्रवाद, ऐसा नहीं कि यहां पे खत्म होने वाला है, लेकिन यहां पे कम से कम शुरुआती महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा मैं हमेशा रोक देता हूं। इसके बाद हम राजनीतिक संगठनों पे बात करेंगे, हम कांग्रेस पे बात करेंगे। हम जैसे हम कांग्रेस को पढ़ना शुरू करेंगे ये राष्ट्रवाद और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद कैसे आकार लेने लगा 80 और 90 के दशक में। ठीक, लेकिन आखिरी लाइन मैंने यही कहते हुए लिखाया आपको कि मद्रास, पूना, बॉम्बे, बंगाल, तमाम क्षेत्रों के संगठनों और नेताओं ने मिलकर के ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना, ठीक, यानी एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की पहली बैठक में तय हो गया था कि कांग्रेस की बैठक प्रतिवर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। अब भारत के लोग भारत को एक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, राजनीतिक एकीकरण है, हितों का टकराव है, प्रेस की भूमिका है, शिक्षा भी मौजूद है, इतिहास लेखन भी मौजूद, सब कुछ है। अब एक होने की जरूरत है, एक होकर अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की। फिर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, बैठक देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। फिर कांग्रेस प्रस्ताव पारित करेगी कि बैठक जहां भी होगा अध्यक्ष उस क्षेत्र का, यानी बॉम्बे में बैठक होगी तो अध्यक्ष किसी दूसरे क्षेत्र का होगा। यानी भारत के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी अपने नेता के तौर पर स्वीकार, बंगाल वाले केवल बंगाल को मान रहे हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र को मान रहे हैं। यानी संभल कर क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ते हुए हम एक राष्ट्रीय चेतना की तरफ आगे अब अभिव्यक्त कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कोई भी प्रस्ताव होगा तो उसका संबंध धर्म और समाज से नहीं, केवल राजनीतिक, आर्थिक और भारत से होगा। जैसे कांग्रेस बोलेगी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कराइए, कहीं भी कराइए, मद्रास में कराइए, भारत में कराइए, लाहौर में कराइए आप, बट भारत में कराइए। सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाइए। कांग्रेस क्या करेगी, संभल करके उन मुद्दों को उठाना प्रारंभ करेगी जिसका संबंध पूरे भारत से। इसलिए जब हम कांग्रेस अभी आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये सफलता क्यों मिली, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। धीरे धीरे इसको हम अभी, तो राष्ट्रवाद को भी एक दो टॉपिक और पढ़ने से ये और अभी आगे की तरफ डेवलप होगा ये भी। बट मेजर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में या 19वीं सदी में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं राष्ट्रवाद के उदय के, ये आपके बोर्ड पर यहां रख दिए गए हैं, ये सारे कारण। एक बार आप क्या करिए, 2 मिनट में अच्छे से रीडिंग कर लीजिए और पॉइंट्स को दोहरा लीजिएगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फिर कुछ बातें और भी आपसे मैं भी करूंगा।
लिखना पड़ा, ठीक ठाक है ना, गुड। एक बार दोहरा लीजिए, दोहराने के बाद पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये सिनॉप्सिस होता है, हमने कई बार कहा है, आपको याद है ना सभी को। पॉइंट्स आपको याद रखना है, पॉइंट से ही आप फिर धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आपकी अपनी तरीके की समझ में, अपनी भाषा में आ जाएगी, आप जैसे चाहें उसको एक्सप्लेन करें। पॉइंट्स आपको हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, एक बार देखिए पॉइंट्स क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बताया, अंग्रेजों ने भारत को एक किया, राजनीतिक रूप से, यानी नियंत्रण पूरे भूभाग पे किया, एक जैसा प्रशासन, एक जैसा कानून। अंग्रेज एक नहीं करते तो पूरे भारत में ब्रिटिश विरोध कैसे हो पाता। एक तो एक बड़ा कारण बन गया है ना राष्ट्रवाद के उदय का, अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। ठीक। दूसरा हमने क्या किया, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जिससे भारत के अलग अलग वर्गों को नुकसान, उसको हमने नाम दे दिया हितों का टकराव। ठीक। शोषणकारी नीतियां बेसिकली वो, ये सारे वर्ग थे। ठीक। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया यहां बातचीत के क्रम में, अंग्रेजों का अहंकार। अंग्रेजों ने पूरे भारत में जहां भी उनका प्रेजेंस था, चाहे वो प्रशासन हो, समाज सुधार हो, हर क्षेत्र में अंग्रेजों ने भारतीयों को निकृष्ट तरीके से रखना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, हर भारतीय कहीं ना कहीं अपमानित महसूस होता था। ब्रिटिश विरोध का भाव तो सबके अंदर है ही। ठीक। वो कब संगठित रूप में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त तो हो रहा है 57 के विद्रोह में, सन्यासी विद्रोह में, फकीर विद्रोह में, बट कब वो संगठित रूप में अभिव्यक्त होगा, ये वाली बात है। रेलवे समझने वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था, शिक्षा 3-4 बातों में बता दिया था हमने, अंग्रेजी के साथ साथ प्रेस और साहित्य का भी मेजर एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया था। इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी लेखन, यानी हम क्या देखते हैं राष्ट्रवादी लेखन के माध्यम से, एक तरह से साझा इतिहास, इतिहास को पूरे भारत के पढ़े लिखे लोग अपना इतिहास मान रहे हैं। ये नहीं कोई कह रहा है ये बंगाल का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है वो। अंग्रेजों ने इतिहास लिखा तो अंग्रेजों ने कहकर लिखा कि नहीं, भारत पर हमेशा विदेशियों का शासन, आर्यों से कहानी गढ़ दी उन्होंने।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी कैसे भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का आधार, ये कल मैंने आपको लिखा दिया था। लिटन के काल की कुछ नीतियां मैंने आपको लिखा दी। लिटन थोड़ा कंजर्वेटिव था, रूढ़िवादी था, भारतीयों को थोड़ा हे नजरों से देखता था वो। उसने कुछ ऐसे काम किए, पूरे भारत में शिक्षित भारतीयों ने, बट विरोध अलग अलग हो रहा है। उसी में एक व्यक्ति है बंगाल के, बोलते कि नहीं, सबसे मिलते हैं कि हमें एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। ठीक। फिर अगला एक कानून आ गया, एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल में क्या था? उसमें यह था कि भारतीय न्यायाधीश को, जो भारतीय न्यायाधीश होते थे, उनको अधिकार दिए जा रहे थे अंग्रेजों को सजा देने का क्रिमिनल मैटर में। इस बात पे अंग्रेज चिढ़ गए कि भारतीय हमें सजा देंगे। अंग्रेजों ने जबरदस्त विरोध किया और उस समय के वायसराय रिपन को मारने तक की योजना, किडनैप करने की योजना बनाई, मारना कह रहा हूं। ब्रिटेन में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, चंदा इकट्ठा किया कि गवर्नर वायसराय बदल देंगे भारत में। हम भारत थोड़ी आए भारतीयों से शासन हो, भारतीयों के अधीन रहने के लिए। अंग्रेजों ने जो झटपट एकता दिखाई पूरे भारत में, चाहे असम में हो या महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, तो भारतीयों ने को लगा कि जब मुट्ठी भर अंग्रेज एकजुट होकर अपनी बात मंगवा सकते हैं, हमें भी एकजुट हो जाना चाहिए। अब आलोचना सब कर रहे हैं बट एकजुट नहीं है। तब इसी बैकग्राउंड में एओयूम, जो भारत के प्रति थोड़े समर्पित भी थे, हम बात करेंगे उनके बारे में, तमाम भारतीय नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना भारत के लोगों ने मिलकर की। इस प्रकार पहली मजबूत अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रवाद की। क्यों? इसमें पूना, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, लाहौर, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इसमें शामिल हैं कांग्रेस की। ठीक। जो भारत क्षेत्रों में बटा हुआ था, अंग्रेज बार बार बांटो और राज करो की नीति में, अब वो भारत के लोग भारत में एकता की दिशा में अब काम, भारत को एकजुट करना है, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। ठीक। ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई राष्ट्रवाद के उदय के कारण में। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी अभी, तब मैं क्वेश्चंस वगैरह भी बताऊंगा। एक दो महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहां बता दूं समझने के लिए, जो ध्यान रखना है आपको। चलो, अंग्रेजों ने तो भारत को एक कर दिया, ठीक, और एक जैसी आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति सब लेकर आ गए, बट फिर भी इतना आसान नहीं होता है एक दूसरे से जुड़ना। महाराष्ट्र और बंगाल में निकटता क्यों स्थापित होगी लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में? इसलिए ना कि अंग्रेज हम दोनों का शोषण कर रहे हैं। बट यदि महाराष्ट्र और बंगाल के नेताओं में निकटता स्थापित हो रही है, तो कुछ हमारा अतीत भी उसमें रोल प्ले कर रहा है। ठीक। अब इसको धर्म के तौर पे देखें आप, एक बार भाषा के तौर पे देखें आप। हिंदुस्तान में अभी भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां संस्कृत जानने बोलने वाले लोग नहीं थे। ठीक। हिंदुस्तान में अभी भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं था उस समय जब कम से कम देश के सभी हिस्सों में, ठीक है, संस्कृत संपर्क भाषा नहीं बन सकती, बोलचाल की भाषा नहीं थी, पर जानने समझने वाले लोग मौजूद थे। उर्दू और फारसी जानने समझने वाले लोग पूरे भारत में, देखो मुगलों की पृष्ठभूमि में आया है ना, 80% भूभाग पर तो मुगलों का शासन था ही भारत में, और एकाएक फारसी विलुप्त हो जाएगी ऐसा तो होने से रहा। ठीक है, फारसी अभी उतना फैशन में नहीं था क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वो पीढ़ी गई नहीं थी, तो कहीं ना कहीं एक भाषाई निकटता की संभावना, भारतीय भाषा में भी कुछ भाषा ऐसे थे जो भारतीयों को जोड़ने का काम कर सकते थे या कर रहे थे। दूसरा, धर्म की बात करें हम लोग, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के शासन के बाद महाराष्ट्र की पूरी जनता ईसाई धर्म को अपना ली। महाराष्ट्र की अच्छी खासी आबादी अभी भी हिंदू धर्म और इस्लाम का पालन कर रही थी।
ऐसे ही तमिलनाडु में भी हिंदू धर्म और इस्लाम का पालन किया जा रहा था, गुजरात में भी ऐसा ही था, और लाहौर और पंजाब और सिंध में भी ऐसा चल रहा था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा था। जब भारतीयों में मेल जोल बढ़ा तो यह बात भी समझ में आ गई कि जिन देवी देवताओं की पूजा वहां की जा रही है, जिन धर्मग्रंथों को वहां पवित्र माना जा रहा है, उन देवी देवताओं की पूजा, यानी यदि हम निकट हुए तो उसका एक धार्मिक आधार भी हमारे पास मौजूद था। हमने कहा समझने वाली बात है जो हमें ध्यान, ठीक है अंग्रेजों को श्रेय तो जाएगा जाएगा, बट ये बात हमें समझना भी है। समझ में आ रही बात सभी को ना? उसका एक धार्मिक आधार भी मौजूद था। धार्मिक आधार को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं कि होली दीपावली आज मनाना प्रारंभ हुआ है, भारत में सैकड़ों साल की परंपरा है। इसके अलग अलग हिस्सों में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर भी होली मनाया करते थे। एक प्राचीन काल में भी होली के उदाहरण मिलते हैं, और राम जी जब अयोध्या आते हैं तो दीपावली के उदाहरण मिलता है हमें, स्वागत किया गया उनका दीप से, है ना? तो पॉइंट ये कहने का मतलब है तब भी पूरे भारत में त्योहारों का आयोजन तिथि के हिसाब से होता था। अब कॉमन चीजों को ढूंढेंगे ना, आखिर हम एक हो रहे हैं तो कुछ कॉमन, एक तो कॉमन हो गया ब्रिटिश विरोध, एक कॉमन हो गया अंग्रेजों का शासन, एक कॉमन हो गया अंग्रेजों का शोषण, एक कॉमन हो गया अंग्रेजों की शिक्षा। इन सब बातों ने हमें एक मंच पे ले आया जो हमने बताया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं भारतीय भाषाओं में भी कुछ में संभावना ऐसी थी, उस समय संपर्क था, धर्म पूजा पाठ की पद्धति भी एक जैसी थी, त्योहार भी मनाए जाते थे। जब संपर्क बढ़ेगा तो महसूस करेंगे कि अच्छा यहां भी दीपावली है, यहां भी होली है, यहां भी दशहरा है, वो भी निकटता का काम करेगा। 1893 में गणेश पूजा या उत्सव की शुरुआत धूमधाम से तिलक ने शुरू की, पूना से स्टार्ट हुआ था, लगभग महाराष्ट्र में था, फिर गुजरात में धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। आज देखेंगे आप गणेश जी की मूर्ति, गणेश उत्सव लगभग पूरे देश में, और भारत के लोग बाहर भी जहां रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जहां जहां रहते हैं वहां भी लोग मूर्ति स्थापित करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही ये हजारों साल की परंपरा है, भारत में कुंभ की परंपरा है। भारत में चारों धाम शंकराचार्य ने स्थापित किए देश के 4 अलग अलग हिस्सों पे, और जब सोचो उस समय शंकराचार्य ने कैसे यात्रा की होगी, देश के 4 अलग अलग हिस्सों में शंकराचार्य ने उस समय दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत, चाहे पुरी की बात करें हम लोग, द्वारिका की बात करें हम लोग, बद्रीनाथ की हम लोग बात करें, है ना, और हम लोग साउथ इंडिया की बात करें हम लोग, तो ये कल्चर तो तब हजारों साल से चला आ रहा है भारत में। हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा करनी है, एक होता है उत्तराखंड का 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे करके, और एक होता है पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में 4 धाम है। तब भी कुंभ का आयोजन होता था, और लोग कई महीनों की यात्रा के बाद लोग स्नान करने के लिए अलग अलग कुंभ में जाया करते थे। हजारों साल से बनारस का महत्व रहा है धार्मिक तौर पे, या मुगलों का शासन हो या अंग्रेजों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ रही बात? यानी भारत में भी अपना, हमारा भी एक सांस्कृतिक आधार रहा है। जब परिवहन के साधन नहीं थे तब भी लोग कुंभ स्नान करने आते थे, उस समय में भी लोग इच्छा जाहिर करते थे कि भाई अंतिम संस्कार मरने के बाद हिंदू इच्छा जाहिर करते थे तो बनारस में हो जाए तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। इतनी पुरानी परंपरा है। रामायण की कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों में चलती थी, महाभारत की कहानियां चलती थी, कहीं गुजराती में सुनाया जाता था, कहीं मराठी में सुनाया जाता था, कहीं तमिल में, कहीं तेलुगु में, कहीं बंगला में, कहीं अवधी में। पात्र राम ही होते थे, दशरथ होते थे, सीता होती थी, लक्ष्मण होते थे, कैरेक्टर रावण है, भाषाएं अलग हैं, बट ये कहानी, ये जो विरासत है ये हमें जोड़ती थी तब भी हमें।
हमें इसका निकटता से एहसास नहीं था, आवागमन की सुविधा नहीं थी, मिलजुल वैसा नहीं था। हजारों साल में इन सब चीजों का प्रसार हुआ, जुड़े हुए तो थे ही हम। ध्यान रहेगा सभी को, समझ में आ रही बात सभी को ना? तो हम क्या देखते हैं, हमारे भी अपने भी सांस्कृतिक, यदि हम तेजी से जुड़ पाए तो कुछ आधार हमारे अपने भी, सब आधार अंग्रेजों का ही नहीं था। क्या होता है राइटिंग वाइटिंग में कभी भी आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण, भारत में राष्ट्रवाद जो है पाश्चात्य परिस्थितियों की देन है, कोई डाउट नहीं। ये अंग्रेजों ने किया, ये ब्रिटिश नीतियों के कारण हुआ, ये अंग्रेजों की थी, ये अंग्रेजों ने किया, ये अंग्रेजों ने किया, ठीक है, ये भी अंग्रेजों ने लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रवाद पाश्चात्य प्रभाव तो है ही, ब्रिटिश प्रभाव की देन है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। बहुत पश्चिमी प्रभाव या ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव में या ब्रिटिश नीतियों के कारण तो भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत हद तक ब्रिटिश नीतियों से जुड़ा हुआ है। इस बात को हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भारत में जोड़ने वाले कारक मौजूद नहीं थे, ये तो तब की बात हो गई। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजों से पहले भारत कभी एक हुआ ही नहीं था। मुगलों के समय में भी हुआ था भारत एक, तुर्कों के समय में भी हुआ था, गुप्तों के समय में भी हुआ था, मौर्यों के समय में भी हुआ था भारत। अतीत में भारत कई अवसरों पर एक राजनीतिक सत्ता के अधीन रह चुका है। अंग्रेज पहले नहीं थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एक, समझ में आ रही बात? आखिरी बात फिर सुन लीजिएगा एक बार, 15-20 मिनट घर पे जाके क्या क्या बोला हमने। कुछ काम की बात लगे तो साइड दाएं बाएं नोट भी कर लीजिएगा, नोट तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। जनरल सवाल, जैसे अब इसमें भी सवाल पूछे गए हैं, भाई भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण बताएं, एक बार सवाल पूछा गया है। इसमें से कौन सा सामाजिक कारण है, कौन सा आर्थिक कारण, हितों का टकराव आर्थिक कारण है, ठीक है। ऐसा पूछा गया है सवाल, राष्ट्रवाद पे 2-3 सवाल पूछे गए हैं, सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक। चर्चा इस पे जारी रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा देता हूं, अगले क्लास में क्या क्या अब हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। सिलेबस में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आप या तो नोट से या बिपिन चंद्रा वाली किताब से, उसमें भी दिया हुआ है, थोड़ा ढूंढना होगा, आप ढूंढिएगा, है ना, ठीक है, कहाँ पे है नहीं है, थोड़ा इतनी बुद्धि तो चलानी पड़ेगी आपको। कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्था में एक 1857 से पूर्व और 1857 के पश्चात आप इसमें संस्थाओं का जिक्र मिलेगा, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल में, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, है ना। जैसे बंगाल में हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल में हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल। लिखना नहीं है अभी आपको, बस समझना है, थोड़ा सुनना है, मैं अपने तरीके से लिखाऊंगा, प्रिंट करके मेंस में जरूरत पड़ सकती है आपको, ठीक। ऐसे ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बंगाल में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में, बॉम्बे एसोसिएशन महाराष्ट्र में। 57 से पहले की संस्था है। 57 के बाद लंदन में कई संस्थाएं बनी हैं, उसमें एक फेमस है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी की। एक ऐसी ही बंगाल की संस्था है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। महाराष्ट्र की एक संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। बॉम्बे की एक संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सब प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हैं। एक्चुअली सबको इसके बारे में जानकारी होगी मोटे मोटे तौर पे।
ठीक है, जो लोग जीएस वाले स्टूडेंट है वो जीएस के क्लास नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने जीएस, आप कोई बस एक रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं आप। सिलेबस में चूंकि लिख के दिया हुआ तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मुझे लिखाना ही पड़ेगा मुझे। संस्थाओं था, भारत में सबसे पहले आप देखोगे आधुनिक राजनीतिक मांग जो है वो राममोहन राय लेकर आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, कार्यपालिका न्यायपालिका, उच्च पदों का भारतीयकरण, और उन मांगों को दोहराने का काम हेनरी विवियन डेरेजियो करते हैं शुरुआती दौर में। और उन्हीं सब मुद्दों को फिर बंगाल की संस्थाओं के द्वारा उठाया जाता है, बट सरकार इनकी मांगों को कोई महत्व नहीं देती है। और लगभग इन्हीं मांगों को बॉम्बे और मद्रास की संस्थाओं के द्वारा भी, बट शुरू की जितनी भी संस्थाएं बनती हैं 57 से पहले वो सब क्षेत्रीय संस्था हैं। ठीक, और सरकार की वो खुलकर आलोचना नहीं करते हैं, सरकार पर उनका प्रभाव ज्यादा नहीं है, और इन संस्थाओं में ज्यादातर जमींदार और कुछ पढ़े लिखे लोग। 57 के बाद जो भी संस्थाएं बनेंगी उसमें जमींदारों की भागीदारी है, बट पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ये भी पैसे वाले लोग, ये सरकार की खुलकर आलोचना करने लगेंगे, क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ने लगेंगे, और अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की दिशा में ये प्रयास, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, ब्रिटेन में भी धीरे धीरे अपनी याचिका वगैरह। तो बाद की संस्थाओं ने अपना चरित्र बदल लिया जैसे जैसे शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। और इन्हीं सब के प्रयासों का परिणाम है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सब राष्ट्रवाद के उदय के कारण से ही जुड़ा हुआ रहेगा मामला। इन सबको समझने के बाद राष्ट्रवाद पे पकड़ थोड़ी और बेहतर होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, कल हम लोग कांग्रेसपुर राजनीतिक संस्था, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको इनके बारे में, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी, और नरम दलीय कांग्रेस के बारे में। यहां भी सिलेबस में दिया हुआ नरम दलीय, गरम दलीय, और इससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक, तो एक सिंपल तरीका है, जो लोग जीएस पढ़ते आए हैं वो अपने क्लास नोट्स को पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। या बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे, या जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसको आप पढ़ना। तीनों में से कोई एक है, कोई भी दो चीज नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि हाँ इसमें ये चीज पढ़ लीजिएगा। अभी भी इस टॉपिक को मैं क्लास नोट्स के उस पर ही लेके चलूंगा मैं पूरी तरह से, क्लियर ना। इसलिए मैंने कह दिया कि जो लोग पढ़ के बैठे हो थोड़ी सी बहाने रिवीजन किया करें अपना, वो पढ़ के तैयार रहें, कम से कम कुछ जानकारी पुराना दोहरा लिया करें वो, है ना। कुछ सवाल हो बच्चों का तो ले लीजिए आप। एक बार जरा ले आना जरा। कल का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है ना। कनेक्ट होने में इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं नेट का कुछ इशू आ रहा है कनेक्ट होने में, ठीक है। तो बाकी तो बातें कम्युनिकेट कर ही दी मैंने आपको, है ना। चलिए तो फिर आपसे बातचीत होगी बाद में, कल बात कर लेंगे फिर आपसे हम एक बार, हम, है ना। ठीक है, थैंक यू।